हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है जिसमें केमिकल काइनेटिक्स यूनिट रनिंग है। केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट वीडियो में मैंने पैरेलल रिएक्शंस की थ्योरी के बारे में आपसे कुछ बातें की थी। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट मिली कि सर पैरेलल रिएक्शंस में न्यूमेरिकल्स बहुत कम मिलते हैं बुक्स में, तो आप न्यूमेरिकल्स को कलेक्ट करके एक वीडियो लेक्चर उनके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के मेथड पे भी हमें बताइए। तो उसके लिए मैं आपके सामने हूँ। पैरेलल रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स के को लेकर आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हीं न्यूमेरिकल्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पैरेलल रिएक्शन गिवन है और आपको कहा है कि अगर ए के इनिशियल 2 मोल्स हैं तो 50 मिनट्स के बाद बताइए कि सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कितने कितने मोल हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आइए, सॉल्यूशन जब भी मैं आपको बताऊंगा तो उसका एक रिलेटिव फॉर्मूला बताऊंगा। आपको एक सजेस्ट मैं कर रहा हूं कि इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके आ जाएगा, उसको क्लिक करके पहले वो देख लीजिए ताकि सारे फॉर्मुलेशन पैरेलल रिएक्शन की आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद इन न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए, अब आपको कहा गया है कि इसके इनिशियल कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं और 50 मिनट के बाद में सारे कॉम्पोजिशन के टोटल मोल्स आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कितना है। बच्चों, आप लोग जानते हैं हाफ लाइफ पीरियड किसके बराबर होता है। पैरेलल रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड होता है 0.693 अपॉन K1 प्लस K2। तो 0.693 अपॉन, ये तो दोनों बराबर ही हैं, 2K। 0.693 2 इंटू 6.93 इंटू 10 टू द पावर 3 ऊपर चला जाएगा पावर में। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये कैंसिल होके बनेगा 0.1 इंटू 1000 कितना होता है 100 अपॉन 2। यानी कि मुझे पता लग गया इस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कितना है 50 मिनट्स है। और आपको टाइम पीरियड भी कितना मिला हुआ है 50 मिनट्स, यानी कि आपको हाफ लाइफ के बराबर टाइम पीरियड इसने दिया हुआ है। अब अगर आपको यह पता है कि हाफ लाइफ पीरियड आ गया है तो क्या मैं कह सकता हूं कि आफ्टर 1 हाफ लाइफ पीरियड AT इज इक्वल टू A0/2 होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। तो इनिशियल मोल्स अगर 2 हैं तो AT कितना होगा 1 मोल। तो दीजिए A के तो 50 मिनट के बाद रिमेनिंग मोल्स आ गए 1 मोल। अब मैं अगर बात करता हूं B के मोल्स की, तो आपने पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला देखा था। क्या देखा था कि B के मोल्स आते हैं K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय A डिकम्पोज्ड। तो अगर मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं, ये दोनों तो बराबर ही हैं, तो ये रेशियो तो 1/2 आ जाएगा इंटू 2। A रिमेनिंग अगर 1 मोल है और स्टार्टिंग में 2 मोल था तो डिकम्पोज कितना हो गया, वो डिकम्पोज हो गया 1। यानी कि B के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे 50 मिनट के बाद में 1 मोल प्रेजेंट होंगे। और हम ये भी सीख चुके हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट के मोल्स का जो रेशियो होता है वो उनके रेट कांस्टेंट और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर होता है। K1 और K2 तो बराबर ही हैं। तो अगर B के मोल्स डबल हैं C के मोल्स के, तो आई कैन गेट द मोल्स ऑफ C इज इक्वल टू 0.5। यानी कि इस रिएक्शन के में 50 मिनट के बाद में A के जो मोल है T टाइम पर हैं वो हैं 1 मोल, B के जो मोल है T टाइम के बाद वो भी हैं 1 मोल, और C के मोल हैं वो कितने हैं 0.5 मोल। यानी कि 50 मिनट के बाद इस पूरे कंटेंट में 2.5 मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मिलाकर। तो इस तरह से हमें फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, आइए देखते हैं। आइए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। और सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, आइए बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक रिएक्शन, एक पैरेलल रिएक्शन जिसमें ये दिया हुआ है 2B और ये दिया हुआ है 2C। इसका रेट कांस्टेंट K1 है बच्चों और इसका रेट कांस्टेंट K2 है। अब आपको दे रखे A0 इनिशियल मोल्स ऑफ A इज गिवन एज 2 मोल्स। अब ये कह रहा है फाइंड
number of moles of B and C या C and B, find number of moles of B and C at the end of 75% रिएक्शन। अगर ए की 75% अमाउंट खत्म हो जाती है उस टाइम पर बी और सी की अमाउंट कितनी होगी, और आपको K1 और K2 का रेशियो गिवन है, K1 बाय K2 इज इक्वल टू 1/2, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा ही है बच्चों। अगर मैं बात करूं बी की अमाउंट की, इसके लिए मुझे ए की डिकम्पोज अमाउंट चाहिए होती, तो क्या करता हूं मैं, बीटी अभी लगाया था थोड़ी देर पहले फॉर्मूला मैंने, क्या बी का कांस्टेंट कौन सा है, K1 अपॉन टोटल के कितना है, K1 प्लस K2, बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इनटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अब तो आपको याद ही हो गया होगा, ए डिकम्पोज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो K1 बाय K2, अगर K2 K1 का डबल है तो ये कितना हो जाएगा 1/3, 2/1। अब मुझे ए की डिकम्पोज अमाउंट निकालनी है। अब मुझे बताओ, अगर ए 75% डिकम्पोज हो गया है और अगर इसके इनिशियल मोल्स हैं कितने 2 मोल, तो 2 हाफ लाइफ के बाद टी टाइम पर इसके 75% मोल तो चले जाएंगे, तो इसके डिकम्पोज मोल्स कितने हो गए, 2 का 75% जो चले गए हैं, डेट इज 3/2। तो डिकम्पोज मोल कितने हुए, A0 माइनस AT इज इक्वल टू 3/2, ये इनके डिकम्पोज मोल्स। रिमेनिंग मोल्स कितने हैं, ये तो है डिकम्पोज मोल्स। अगर आपका 75% रिएक्टेंट चला गया है तो डिकम्पोज मोल्स कितने हो गए 3/2, यानी कि आपके जो डिकम्पोज मोल्स हैं वो कितने हैं 3/2। इसको डिकम्पोज मोल ही रहने दो। तो मैं क्या करूंगा, ये 3/2 मोल्स आपके चले गए हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आंसर आ गया आपका, ये आ गया 1 मोल। और अगर बीटी की वैल्यू 1 है तो मैं डायरेक्ट ही पूछ लेता हूं आपसे सीटी की वैल्यू। हम जानते हैं इन दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो क्या है, सेम है, और सी का स्टोइकियोमेट्रिक रेट कांस्टेंट डबल है, तो क्या सी की अमाउंट बी से डबल बनेगी, और अगर ये अमाउंट सी इससे डबल बनेगी तो हमारे पास क्या हो गया, ए के मोल कितने हैं 3/2 मोल्स ए के हैं, 1 मोल बी का है और 2 मोल किसके हैं, इसके हैं, तो ये आपके रिमेनिंग मोल्स 1/2। सॉरी, ए के अगर 3/2 चलेगा तो रिमेनिंग कितने 1/2, 1 मोल है एक बी के और 2 मोल है सी के, यानी कि आपके पास टोटल इस मिक्सचर में 3.5 मोल्स हैं। तो शुरू के दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के फॉर्मूले से मैंने आपको करवाए। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अब यहां कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने आपको एक पैरेलल रिएक्शन गिवन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको इसने एक पैरेलल रिएक्शन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पैरेलल रिएक्शन दी हुई है, ए गिव्स 2B एंड C। ये 2B कर दीजिए, C कर दीजिए। इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। अब आपको बोल रखा है कि एक टेबल दे रखी है, आपको टेबल दे रखी है कि अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पर प्रेशर कितने कितने हो रहे हैं। तो यहां तो लिख रहा हूं मैं टाइम पीरियड, और यहां दिया हुआ आपको प्रेशर। ये प्रेशर आपको ATM में दे रखा है और ये टाइम पीरियड आपको सेकंड में दे रखे हैं, 0 सेकंड, 10 सेकंड एंड इनफाइनाइट टाइम, 1 ATM, 1.4 ATM एंड 1.5 ATM। आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ K1 एंड K2। तो बहुत ध्यान से, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे। आपको एक रिएक्शन गिवन है, A गिव्स 2B एंड C। अब थोड़ी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं। अगर स्टार्टिंग में इसका 1 मोल है और B की फॉर्म में अगर इसके X मोल चले गए और C की फॉर्म में इसके Y मोल चले गए तो क्या होगा, अगर इसका 1 मोल जाएगा तो इसके 2 बनने चाहिए थे, और अगर इसके इस डायरेक्शन में X मोल गए हैं तो इसके कितने मोल 2X मोल बनेंगे, और इधर अगर Y मोल गए हैं तो C के भी कितने मोल बनेंगे Y। चाहे आप ये मोल की टर्म में कर लीजिए और चाहे आप डायरेक्ट प्रेशर की टर्म में कर लीजिए, क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो मोल प्रेशर के ही प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं कहूं T टाइम पर ये इसका प्रेशर होगा, ये B का प्रेशर होगा और ये
सी का प्रेशर होगा। तो मैं एक इक्वेशन बना सकता हूं, टी टाइम पर टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2x प्लस वाई। ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर प्लस सी का प्रेशर, यहां y से तो y कैंसिल हो गया, तो P टोटल कितना आना चाहिए? P टोटल आना चाहिए बेटे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स और प्लस 2x। और ये आपको टी टाइम पर, ये रहा टी टाइम पर 10 सेकंड पर ये प्रेशर कितना गिवन है? 1.4 गिवन है। तो ये 1.4, ये 1 प्लस एक्स, यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0.4। तो एक वेरिएबल मेरा आ गया x का। मुझे वेरिएबल तो y भी निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं जानता हूं किसी भी टाइम पर b का प्रेशर अपॉन c का प्रेशर, वही तरीका, इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट K2, इसका रेट कांस्टेंट K2। तो क्या हो गया? मुझे पता है कि अगर b और c का प्रेशर मुझे निकालना है, यानी कि अगर मुझे 2x बाई वाई निकालना है, तो मुझे K1 और K2 तो गिवन होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली मेरे को K1 K2 नहीं दिए हुए, उसको निकालने के लिए मेरे को x और y इंडिविजुअल चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे को y भी नहीं दिया हुआ, x तो मैंने निकाल लिया, तो अब मेरी सारी कैलकुलेशन किसके लिए रहेगी? y के लिए रहेगी। y को निकालने के लिए मैं एक स्टोइकियोमेट्रिक ऑपरेशन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। y को निकालने के लिए मैं एक स्टोइकियोमेट्रिक ऑपरेशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपको आना चाहिए। आप मुझे बताइए, अगर इनफाइनाइट टाइम आ चुका है, इनफाइनाइट टाइम पर रिएक्टेंट कितना खर्च हो जाता है? 100%। तो अगर इसका 1 atm प्रेशर था तो कितना चला गया? 1 पूरा चला गया, 1 माइनस 1। अब अगर इसका 1 गया है तो अकॉर्डिंग टू रूल इसके कितने बने होंगे? 2। और इसका कितना बना होगा? 1। अगर ये पूरा पूरा चला गया तो 1 से कितना बना होगा? 2, और ये बना होगा 1। लेकिन मैं पूरे नहीं बना रहा, क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट K1 है और इसका रेट कांस्टेंट K2 है। यानी कि जब ये डिकम्पोज हो रहा था तो K1 की स्पीड से तो B बन रहा था और K2 की स्पीड से C बन रहा था। अगर ये रिएक्शन में C होता ही नहीं तो मैं बिल्कुल कर देता, 1 मोल इसका जाता और इसके 2 मोल बन जाते, जैसे कि आप नॉर्मल लीनियर रिएक्शंस में करते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको ये रिएक्शन दी होती, तो हम क्या बोलते हैं? अगर A माइनस एक्स है तो हम क्या बोलते हैं? 2x। और अगर बाय चांस x खुद A ही हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि रिएक्टेंट तो खर्च हो गया और प्रोडक्ट कितना बन गया? 2A। लेकिन हम यहां नहीं बोल सकते, क्योंकि सारा का सारा A का डिकम्पोजिशन B में नहीं हो रहा और सारा का सारा A का डिकम्पोजिशन C में भी नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे? हम इसका रेट कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में इसकी अमाउंट लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर पूरा जाता तो ये 2 मोल बनता, लेकिन ये किस प्रोपोर्शन में जा रहा है? ये जा रहा है K1 अपॉन K1 प्लस K2 के मल्टीपल के प्रोपोर्शन में। दोबारा बोल रहा हूं, अगर K2 नाम की कोई चीज नहीं होती तो K2 0 होता, अगर K2 0 होता तो K1 अपॉन K1 1 होता, तो ये 2 मोल बन जाता। पर क्योंकि सेकंड पाथवे से भी रिएक्शन हो रही है, तो जब भी किसी प्रोडक्ट की अमाउंट निकाली जाएगी वो उसके K और टोटल K के मल्टीपल में ही बनेगी जब भी वो रिएक्शन में प्रोसीड करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कहेंगे कि B का जो प्रेशर आएगा वो इतना आएगा और C का जो प्रेशर आएगा वो K2 अपॉन K1 प्लस K2 के बराबर होगा। अब ये जो प्रेशर्स हैं इनको मैं किस तरह से इक्वेट कर सकता हूं? इसने बोला इनफाइनाइट पर टोटल प्रेशर 1.5 है, इसने बोला इनफाइनाइट पर टोटल प्रेशर 1.5 है। तो मैं काम करता हूं, इसको रब कर रहा हूं, तो मैं काम करता हूं, इनके दोनों के प्रेशर को सम करके क्या मैं 1.5 से इक्वल कर सकता हूं? भाई इनफाइनाइट टाइम पर ये तो बचेगा ही नहीं, सारा का सारा प्रेशर जो आपको 1.5 atm गिवन है वो किसके कारण होगा? B और C के कारण। मैंने B और C के प्रेशर निकाल लिए। B का तो है 2K1 अपॉन K1 प्लस K2 और C का 1K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं इन दोनों को अगर मैं सम कर दूंगा, प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C इज इक्वल टू P इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पे ये तो है नहीं, तो B का प्रेशर है बेटे 2K1 अपॉन K1 प्लस K2, जिसको आप के इक्विवेलेंट भी कहते हो, प्लस K2 अपॉन K1 प्लस K2। इन दोनों का सम आ रहा है 1.5, जिसको मैं फ्रैक्शन में 3/2 कह सकता हूं। एलसीएम ले लो, 2K1 प्लस K2 अपॉन K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3K1 प्लस 3K2 इज इक्वल टू 2K1 प्लस 2K2। अब बेटा K1 लाओगे तो इधर K1 बचेगा,
4k1 सॉरी 4k1। अब इधर देखो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, k1 इज इक्वल टू k2 हो जाएगा। चेक कर लो, 4k1 माइनस 3k1 k1 और 3k2 माइनस 2k2 k2, k1 इज इक्वल टू क्या हो गया k2। अब कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी आपको एक इक्वेशन बताई थी कि B का प्रेशर एट एनी टाइम अपॉन C का प्रेशर, अभी लिखी थी मैंने 2k1 अपॉन k2, तो B का प्रेशर कितना था 2x और C का प्रेशर था T टाइम पर y, तो 2k1 अपॉन k2, ये दोनों तो बराबर ही हैं और ये दोनों भी कैंसिल हो गए, यानी मुझे पता लग गया बेटा x इज इक्वल टू y है। और अगर x इज इक्वल टू y है तो मैं एक ही डिकम्पोज अमाउंट निकाल सकता हूं। कैसे, मैंने क्या बोला था, t टाइम पर एक ही रिमेनिंग अमाउंट कैसे आई थी, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अमाउंट जब भी बोलूंगा प्रेशर से रिलेट कर देना उसको, तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो 1 माइनस एक्स भी कितना था 0.4 और y भी कितना है 0.4, तो 1 माइनस 0.4 प्लस 0.4, तो इसकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो कितनी बचेगी 0.2। और अगर रिमेनिंग अमाउंट 0.2 बचेगी तो मैं आराम से k की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, देखिए, अब याद रखिएगा a की रिमेनिंग अमाउंट कितनी है 0.2। अब मैं सिंपल फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं k1 प्लस k2, जिसको आप k इफेक्टिव कहते हो, याद करो 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ a, चाहे वो प्रेशर हो एक ही बात है, अपॉन अमाउंट ऑफ a एट t टाइम, k1 प्लस k2। अब k1 प्लस k2 को मैं 2k कह देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि k1 इज इक्वल टू k2 है, इसको 2k कह देता हूं। 2.303 अपॉन t, कितने टाइम पर कैलकुलेशन कर रहा हूं 10 सेकंड पर, लॉग ऑफ स्टार्टिंग प्रेशर कितना था 1 atm, स्टार्टिंग प्रेशर कितना था 1 atm और t टाइम पर जो रिमेनिंग प्रेशर है वो कितना है 0.2, क्योंकि 0.8 तो चला गया था x प्लस वाई की फॉर्म में, तो ये 1 अपॉन 0.2 log 5 हो गया बेटे, तो 2k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t और ये हो गया log 5। शायद आपको पता होगा log 5 की वैल्यू 0.7 के आसपास होती है बेटे, तो इसको मैं कर रहा हूं 0.7, तो जब 0.7 को 2.3 से मल्टीप्लाई करूंगा 1.61 अपॉन 10 0.161, और अगर 2k की वैल्यू इतनी आ रही है तो 0.161 अपॉन 2 0.0805 इज द वैल्यू ऑफ k1 एज वेल एज द वैल्यू ऑफ k2। इस तरह से हमने इस कैलकुलेशन के थ्रू इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो पैरेलल रिएक्शन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने इस तरह से आ सकते हैं। आइए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, इसको नोट कर लीजिए। आइए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, और फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक ऐसी पैरेलल रिएक्शन गिवन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबकी स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट दे रखी है उसने। कैसे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये है 5a 2b एंड c, ठीक है, इसका कांस्टेंट k1 है बेटा, इसका कांस्टेंट k2 है। अब कह रहा है कि k1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5 सेकेंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये सारी की सारी, ये आ रही है 5 इंटू 10 टू द पावर -6 सेकेंड इनवर्स। ये कह रहा है इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.25 मोलर देन फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ B, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ B एट 5 आवर, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ B एट 5 आवर। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A की दे रखी है 0.25 तो C की B की कंसंट्रेशन 5 आवर पे कितनी होगी, इसकी कैलकुलेशन आपसे पूछी हुई है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। जब मैं इसका लिखूंगा, अब जब तक आपको पता है बच्चों A की डिकम्पोज अमाउंट नहीं आ जाती तब तक किसी भी प्रोडक्ट की अमाउंट हम नहीं निकाल सकते। कैसे, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। अगर मेरे को B की अमाउंट निकालनी है तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या होता है, इसका कांस्टेंट k1 अपॉन टोटल कांस्टेंट पूरी रिएक्शन का k नेट ये रहा, मल्टीप्लाई बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय A डिकम्पोज्ड।
जब तक हमको ए डिकम्पोज नहीं पता लगता तब तक हम बी की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। भाई रेशो तो निकाल सकते हैं बी और सी का, लेकिन जब तक ये डिकम्पोज नहीं पता लगेगा तब तक हमें बी नहीं आ सकता। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ये डिकम्पोज की। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसके लिए मैं जानता हूं, आप जानते हैं क्या करूंगा मैं, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ A0/80। अब K1 प्लस K2 इसको भी लिख देता हूं मैं 0.5 इंटू 10⁻⁻5। तो इन दोनों को जब मैं सम करूंगा तो 1.5 प्लस 0.5 कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 2.303। टाइम पीरियड कितने घंटे बाद देखना है, 5 घंटे के बाद। अब यहां एक चीज और गलती करवाएगी, ये तो टाइम दिया हुआ है आवर में और आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है सेकंड में, तो क्या इस आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए? बिल्कुल, एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 5 आवर्स में कितने होंगे 5 इंटू 3600। लॉग ऑफ A0 इनिशियल कितनी है 0.25 अपॉन 80। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए की टी टाइम पर बची हुई कंसंट से निकालूंगा जिससे ए डिकम्पोज आ जाएगा। ए डिकम्पोज आ जाएगा तो मैं बी या सी किसी की भी अमाउंट निकाल सकता हूं। थोड़ी कैलकुलेशन है, ध्यान से करना। तो अगर मैं इस लॉग टर्म को इधर रहने दूं तो क्या हो जाएगा, log 0.25 अपॉन 80 मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 5 इंटू 3600 अपॉन 2.303। थोड़ा इजी करें इस कैलकुलेशन को, थोड़ा इजी करते हैं। 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 36,000 हो गया। 36,000 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 2.303। तो बेटे 0.36 अपॉन 2.303 वैल्यू आती है। मैं कैलकुलेटर लेके बैठा हूं साथ में। 0.36 को डिवाइड करते हैं जब 2.303 से, तो वैल्यू आती है 0.156। ये वैल्यू आती है 0.156। आपने क्वेश्चन में नोट किया होगा, मैंने इसका एंटीलॉग वैल्यू आपको दे रखी है। 0.156 का एंटीलॉग होता है अराउंड 1.4 के आसपास होता है। तो अगर मैं इस वैल्यू को पुट करना चाहता हूं तो वापस आ जाइए, log ऑफ 0.25 अपॉन 80 इज इक्वल टू 0.156। आप लोग जानते हैं log को जब हटाना होता है तो क्या करते हैं, दोनों साइड एंटी लॉग लेते हैं। जब दोनों साइड एंटी लॉग लेते हैं तो ये log कैंसिल हो जाता है। तो क्या सोल्यूशन होता है, 0.25 अपॉन ए की टी टाइम पर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.156 और इसकी वैल्यू आपको गिवन है। तो 0.25 अपॉन 80 1.42 के आसपास। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 80 की वैल्यू आ जाएगी 0.25 अपॉन 1.42 और जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं 0.25 को डिवाइड कर रहा हूं 1.42 से तो लगभग 0.175 आ जाता है, लगभग 0.175 आ जाता है। तो ये कौन सी अमाउंट है कि ये वो अमाउंट है कि जो बच गई। तो रिमेनिंग अमाउंट टी टाइम पर अगर ए की इतनी है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, तो मैं ए की डिकम्पोज्ड अमाउंट भी निकाल सकता हूं। अगर रिमेनिंग अमाउंट आ गई है तो मैं ए की डिकम्पोज अमाउंट में निकाल सकता हूं। कैसे, मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया था ए डिकम्पोज इज इक्वल टू 0.25 तो इनिशियल थी और अब कितनी बची है 0.175। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये 0.075 आ जाएगी, 0.075। ये कितनी आ जाएगी 0.075। सॉरी, हाँ 0.075। ये ए डिकम्पोज आ गई। बस अब आपका बी निकालना बिल्कुल आसान है। मैंने क्या बोला था, बी K1 अपॉन K1 प्लस K2, बी की स्टोइकियोमेट्री 2, ए की स्टोइकियोमेट्री 5, इसका ए डिकम्पोज कितना है 0.075। बस अब वैल्यू पुट करनी है आपने। K1 कितना था 1.5 इंटू 10⁻⁻5 और ये टोटल कितना था 2 इंटू 10⁻⁻5 2/5 ए डिकम्पोज्ड 0.075। तो एक काम करो, ये तो हो गया बेटे 3/4 2/5
0.075, तो 2, ये 2 से कैंसिल हो गया, 0.015 हो गया, 0.015, तो 0.045 अपॉन 2, 0.0225, तो जो आपकी बी की कंसंट्रेशन आएगी वो आ जाएगी 0.0225। इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है, आंसर हो जाएगा 0.0225 या 2.25 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अब मैं बात कर रहा हूं लास्ट क्वेश्चन की। कि लास्ट क्वेश्चन में किस तरह से आपने करना है। लास्ट क्वेश्चन का डेटा आपको गिवन है, वो बोल रहा है कि किसी रिएक्शन में ए, 5th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ए दे रहा है बी, ये दे रखा है 2b, आई थिंक 2b एंड सी। इसका रेट कांस्टेंट K1 है और इसका रेट कांस्टेंट K2 है। इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। K1 की वैल्यू आपको दे रखी है 9 इंटू 10 टू द पावर -5 और K2 की वैल्यू आपको दे रखी है 1 इंटू 10 टू द पावर -5। ये भी सेकेंड इनवर्स में है और ये भी सेकेंड इनवर्स में है। पूछ रहा है इफ AT अपॉन BT is given as 10/9 e की पावर x, find x at 10 to the power 5 सेकेंड। अगर 10 की पावर 5 सेकेंड टाइम पीरियड है तो आपको इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू निकालनी है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे टिपिकल से बना देता है ताकि हम शुरुआत में हमें ऐसा लगे पता नहीं होगा कैसे। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो जरा फॉर्मूले में यूज कर लूं। पहले तो मैं बात करूं AT की। आप लोग जानते हैं AT जो हम करते हैं वो किसके बराबर होता है फर्स्ट क्वार्टर काइनेटिक्स से, K1 प्लस K2T। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले रिएक्शन में। ऐसे ही BT की एग्जैक्ट अमाउंट कैसे निकलती है आपको बताइए, चाहे आप ऐसे यूज कर लो, K1 अपॉन K1 प्लस K2 A0 1 माइनस e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T। तो ये फॉर्मूला आपका है AT का। हालांकि BT का वो फॉर्मूला भी है A डिकम्पोज वाला, पर यहां पे A डिकम्पोज निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। मेरे पिछले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपने B का ये वाला फॉर्मूला भी वहां डिराइव किया हुआ है। तो मैं काम करता हूं, पहले मैं AT की वैल्यू निकालता हूं। AT की वैल्यू कैसे निकलेगी, मान लो इनिशियल अमाउंट है इसकी A0 e की पावर। अब मुझे ये टर्म चाहिए तो ऊपर सोल्व करता हूं। अगर मुझे चाहिए K1 प्लस K2 इंटू T, तो कैसे निकलेगी, K1 कितना है 9 इंटू 10⁻⁵ प्लस 1 इंटू 10⁻⁵ और टाइम पीरियड कितना है 10 की पावर 5, 9 प्लस 1 10, 10 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 5। तो याद रखिएगा जब जब आपको K1 प्लस K2T टर्म की जरूरत पड़ेगी तो हम किसके बराबर वैल्यू पुट कर लेंगे, हम 10 के बराबर वैल्यू पुट कर लेंगे। तो आइए हम करें e की पावर -10, या यूं कर देता हूं A0 अपॉन e की पावर 10। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, मैंने AT की वैल्यू निकाल ली। जहां तक BT का सवाल है आ जाइए। अगर K1 अपॉन K1 प्लस K2 की बात करूं, ये रहा K1 अपॉन K1 प्लस K2, तो ये 9/10 आएगा। ये आएगा 9/10, A0 का A0 1 माइनस e की पावर -10। भाई e की पावर कितनी होगी -10, तो सीधा ही कर दो 1 अपॉन e की पावर 10। तो एक काम करते हैं अपन एलसीएम लेते हैं, A0 e की पावर 10 माइनस 1 अपॉन e की पावर 10। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरी BT की वैल्यू आ गई e की पावर 10। तो इसको इजी कर लो, 9/10 A0 मल्टीप्लाई बाई e की पावर 10, e की पावर 10 माइनस 1। तो ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 3। चलिए BT की वैल्यू भी आ गई है, AT की वैल्यू भी आ गई है, दोनों को डिवाइड कर देते। तो मेरा क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगी, AT अपॉन BT इज इक्वल टू, ये बेटी बच्चों AT की पावर, AT की वैल्यू e की पावर अपॉन e की पावर 10 डिवाइड करूंगा इससे 9 A0/10 e की पावर 10
आप जानते हैं e की पावर 10 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसमें से 1 हटाओ या नहीं हटाओ एक ही बात है, तो मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं क्या कि अगर ये टर्म आ गई डिवाइड में, दोनों को डिवाइड करेंगे तो e की पावर 10, पहली टर्म तो आ गई a नोट बाई e की पावर 10, दूसरी टर्म आ गई k1 बाई k2 9/10 a नोट 1 माइनस e की पावर 1/10, ठीक है, e की पावर 10 माइनस 1 e की पावर 10 इधर आ गई 9 a नोट बाई e की पावर 10, हाँ तो नीचे भी तो e की पावर 10 है ना ऐसे, तो क्या होगा बेटे e की पावर 10 कैंसिल हो गया, a नोट कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 10 ऊपर चला गया, तो 10/9 e की पावर 10 आ गया ना उसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में, ये रहा। और आपको ये क्या पूछा है, आपको ये पूछा है e की पावर कितनी आएगी, 10/9 e की पावर x, 10/9 e की पावर 10, यानी मैं कह सकता हूं हेंस द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी 10। इस तरह से हमें पैरेलल रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो ये आज की क्लास है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं अगली स्पेशल काइनेटिक्स सिखाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।